ये आ जाएगी। तो मैं बात कर रहा था रियल करंट की एंड वर्चुअल करंट। वर्चुअल करंट जो होती है IRMS साइन फाई होती है, और रियल करंट होती है IRMS कॉस फाई। और जो पावर में कंट्रीब्यूट करती है वो IRMS कॉस फाई कंट्रीब्यूट करती है, और IRMS साइन फाई जो है वो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, इसलिए इसको IRMS साइन फाई को वॉटलेस करंट बोलते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वॉटलेस करंट बोलते हैं इसको। और IRMS कॉस फाई जो है इसको वॉटिव करंट बोलते हैं, वॉटिव करंट। तो वॉटिव करंट, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे एवरेज पावर की बात कर रहा था। तो एवरेज पावर निकाली कैसे जाती है? एवरेज पावर निकालने का तरीका क्या है? जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है उसी की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ती है एक कंप्लीट साइकिल में। एक कंप्लीट साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड में, तो डिवाइड बाई टाइम पीरियड, तो एवरेज पावर निकल के आता है। तो आपसे एग्जाम में कोई प्रूफ पूछ भी सकता है कि एवरेज पावर का प्रूफ कीजिए, प्रूफ निकालिए, तो उसका इंस्टेंटेनियस पावर को इंडिकेट करना होता है। और अगर हमने करंट वोल्टेज मान लिया V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या मानेंगे हम लोग? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव, या तो प्लस फाइव या माइनस, कुछ भी फाइव केस मानेंगे, या तो प्लस फाइव या माइनस फाइव। और इंडिकेट करेंगे इसको 0 से t के लिए। t के मतलब होता है 2 पाई बाई ओमेगा और अपॉन t माइनस 2 पाई बाई ओमेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो आप इसको कंप्लीट जब सॉल्व करेंगे तो आएगा इससे बी नॉट, इसको कंप्लीट में लिख देता हूँ BRMS। तो ऊपर लिख दीजिए। हाँ ऊपर लिख देता हूँ। इसको जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, इधर लिख दूँ, यहाँ चलेगा? ऊपर ऊपर लिख दीजिए, मेरा नीचे। हाँ ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी इसकी एवरेज पावर की, जो कंप्लीट वैल्यू आएगी BRMS cos पाई, PRMS IRMS cos पाई आएगा। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, कट पिट के यही आएगा। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो एवरेज पावर या मीन पावर बोलते हैं इसको, जिसका एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एंड मीन पावर। जहां पर cos पाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, वे लिख सकते हो cos पाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में जरूर पूछते हैं पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर की वैल्यू होती है R अपॉन जेड। अब आप बोलोगे R अपॉन जेड कैसे आया पावर फैक्टर? चलिए इसको डायग्राम में बना के बताता हूँ। अगर हम लोग इम्पीडेंस फेसर बनाएंगे, अभी से आई नहीं अभी तक, इसको लगा क्लास ओवर हो गई। तो अगर मैं इसका इम्पीडेंस डायग्राम बनाऊंगा, तो इम्पीडेंस डायग्राम में क्या आएगा? यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका एक्सएल आएगा, और यहाँ पर आएगा XC आएगा, ये R हो जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। मैम आरुषि को बोलिए क्लास अटेंड करें मैम, क्योंकि आज ये AC खत्म हो करना है। तो ये एक्सएल इधर होगा और एक्सी इधर। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कई सारी बनती हैं, जैसे एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से। अगर एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से तो जो नेट इसका डायग्राम होगा वो क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्सी ऊपर चला जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, और ये क्या होगा? आपका आर होगा। अब इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? इधर होगा, ये जेड हो जाएगा, ये फेस एंगल फाई बन जाएगा। दिख नहीं रहा, नीचे थोड़ा नीचे कर दीजिए। ओके एक मिनट, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये केस में बन जाएगा। अगर यही इसी बात में, अगर मान लो ये फर्स्ट बात हो गई, अगर सेकेंड बात होती है इसमें, तो मैं आप उसी का वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये हो गया तो इसमें देखिए, अगर 10 पाई लिखेंगे, अगर हम 10, अगर इसको cos पाई लेते हैं जरा, देखिए cos पाई बराबर क्या हो जाएगा? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यू बनेगा ना, और हाइपोटेन्यू क्या बनेगा? जेड बनेगा, ये तो जेड होगा। अरे बोलो,
तो आर अपॉन जेड, यानी किसी भी सर्किट का अगर पावर फैक्टर निकालना है तो आर बाई जेड ही होगा। अगर मैं सेकंड केस ले लेता हूँ इसमें, सेकंड केस कौन सा, कि अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, क्या हो जाए, एक्सएल बराबर एक्सी, तो आप खुद बताओ एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो जेड की वैल्यू किसके बराबर, आर के बराबर हो जाएगी। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो जेड आर हो जाएगा, क्योंकि जेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जेड बताया था हमने, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है एक्सएल। तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो ये जेड कहाँ चला जाएगा, आर बन जाएगा, यानी ये वाला जीरो हो जाएगा। तब पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, cos पाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और cos पाई अगर 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, cos पाई अगर 1 आ गया तो इसमें मतलब हो गया कि फेस एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा। cos पाई 1 यानी कि पाई की वैल्यू 0, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। और अगली तीसरी बात, अगर एक्सएल छोटा है एक्सी से तो नेट कहाँ चला जाएगा, इम्पीडेंस, ये और नेट नीचे चला जाएगा तो इसका डायग्राम, फेसर डायग्राम क्या आएगा, इम्पीडेंस का फेसर डायग्राम क्या आएगा, ये आर पे इधर ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, और एक्सी माइनस एक्सएल और आर का रिजल्टेंट जेड कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे की साइड चला जाएगा ये। ओके, ये होगा। तो इसमें फेस एंगल आपका ये कहलाएगा पाई। फेस एंगल हमेशा याद रखना कि cos पाई की लिखते हैं वैल्यू लिखते हैं, यहाँ भी cos पाई वही बनेगा। देखो अगर ये परपेंडिकुलर खींच देंगे तो ये r बन जाएगा और ये z बन जाएगा, तो r बाई जेड यहाँ भी आएगी, यानी cos पाई की वैल्यू हमेशा r बाई जेड ही होती है। किसी भी सर्किट का अगर पावर फैक्टर लिखना है तो दैट इज r बाई जेड। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसमें पावर फैक्टर की बात होगी और एवरेज पावर, इसमें क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए, एवरेज पावर पे क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ। और लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC सर्किट, हटा दो इसको। तो लास्ट बात छोड़ दीजिए, बाकी हटा दीजिए, लास्ट अच्छा, लास्ट में डायग्राम छोड़ दीजिए। पूरा पूरा कैच कर नहीं पा रहा है, ये थोड़ा तो दूर करना पड़ेगा। हटा दूं आप, नोट कर लिया? ये सर कर लिया। तो अब जरा देखिए, अगर इसमें एक क्वेश्चन जरा देखिए कि पाई पर बेस क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पावर फैक्टर तो आप जानेंगे हर एक सर्किट का R बाई जेड ही होता है। इन एन AC सर्किट the the potential difference in across the AC circuit, the potential difference of AC circuit uh, is B। फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई AC सर्किट दे रखा है, यहाँ पे कोई AC सर्किट है। अब इसमें ये नहीं बोला कि इसमें क्या है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, क्या है, कोई AC सर्किट दे रखा है यहाँ पर, ये कोई AC सर्किट, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B है। ये कोई AC एलिमेंट्स बना रखे हैं, AC मतलब इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर क्या है ये कुछ नहीं बताया इसमें। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC सर्किट, और फ्रीक्वेंसी इसकी F दे रखी है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखा है वो B दे रखा है ना। और उस वोल्टेज की जो वैल्यू दे दी है इसने, ये जो वोल्टेज अप्लाई किया है इसकी वैल्यू 5 cos 2 पाई f, 5 cos 2 पाई ft, ये दे रखा है वोल्टेज। और करंट दे दी इसने, करंट की एक्सप्रेशन दे दी 2 sin 2 पाई एफ टी, 2 sin 2 पाई एफ टी, ये करंट की वैल्यू दे दी उसने।
तो पावर डिसिपेट इन द इंस्ट्रूमेंट बताना है, तो पावर बताना है क्या होगी इसमें, पावर डिसिपेशन क्या होगी, तो जल्दी से बता दीजिए पावर कितनी होगी इस सर्किट में। अब इसमें ये नहीं बताया कि सर्किट क्या है, इंडक्टर है कैपेसिटर है क्या है, ये नहीं बोला, बट आपको रेजिस्टर होगा, पावर डेसिपेट रेजिस्टर में होती है। अच्छा, तो क्या आएगी पावर, एवरेज पावर, यस सर, एक सेकंड। नहीं पावर आपने जो अभी अभी स्टेटमेंट जो दिया चिराग, वो पूरा था सही नहीं बोला आपने। आपने बोला कि पावर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट में होती है, ऐसा नहीं है, अगर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर भी है, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर भी है, तब भी पावर होती है उसमें, अंडरस्टैंड। यस सर। जो आपने स्टेटमेंट दिया कि पावर सिर्फ रेजिस्टिव में होती है, ये बिल्कुल गलत है, मैक्सिमम होती है रेजिस्टिव सर्किट में, लेकिन पावर होती है इंडक्टर रेजिस्टिव, इंडक्टर रेजिस्टिव कैपेसिटर, बट सी अकेला होता है, एल अकेला होता है या एल सी होता तो पावर जीरो होती। बट इन्होंने आपको यहाँ करंट के एक्सप्रेशन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेस एंगल कितना है। आप मुझे बता सकते हैं फेस एंगल कितना है इनके बीच में? सर जीरो। करंट फेस एंगल जीरो नहीं है, फेस एंगल 90 है, फेस एंगल 90 है, एक साइड में कॉस में तो फेस एंगल 90 नहीं हुआ फिर आप यस सर, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें। हाँ ठीक। कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, एक कॉस में होता है एक साइन में होता है, तो 90 फेस ही होता है, ये ध्यान रखना है, इतना तो आपको आइडिया, आपको तो पुराने स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए। तो जब फेस एंगल 90 हो तो एवरेज पावर क्या होगा, कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब कॉस पाई की वैल्यू जीरो जीरो है तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आंसर जीरो आएगा, समझ आ गया, बोलिए। यस। ठीक है, ये तो पावर की बात होगी। अब हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, राइट डाउन ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, ठीक है, राइट डाउन ट्रांसफार्मर, हटा दो इसको। यस सर। तो ट्रांसफार्मर नोट कर लीजिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक डिवाइस है जो एसी पर वर्क करती है, डीसी पर वर्क नहीं करती, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड होता है। तो ये क्या करता है वो देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, इसको एक्स एक्स के ऊपर आर बना देते हैं, शॉर्ट में एक्स आर बोल देते हैं इसको। ये इट इज अ डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which works on AC, जो कि इसमें AC में वर्क करती है, and based on concept of mutual inductance, and based on concept of mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस सभी ने पढ़ा था, बता रखा था, याद है म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉन्सेप्ट यस ऑफ, सर, एम डी आई बाई डी टी। हाँ, उसमें दो कॉइल होती हैं, उसमें एक कॉइल में करंट पास करते हैं, तो वो करंट का इफेक्ट दूसरे कॉइल में उसका फ्लक्स पास होने लगता है, तो उसका जो फ्लक्स होता है सेकंड का कॉइल का, वो प्राइमरी कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, और उससे जो प्रोपोर्शनलिटी आता है वो एम आता है, और इस कॉन्सेप्ट को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, उस पर बेस्ड होता है ये। और ये काम क्या करता है ट्रांसफार्मर, ये पावर ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है, इट इज ए पावर ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइस, क्या होता है ये, तो इट ट्रांसफॉर्म तो ये एक्स्ट्रा सिंबल है क्या इसका ट्रांसफार्मर का? हाँ, एक्स जो के ऊपर। ऊपर आर बना देते हैं, एक्स आर, शॉर्ट में बना दो एक्स आर, ओके। यस सर। इट ट्रांसफॉर्म पावर, ओके, ये सर्किट में पावर ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे होता है, क्या वर्किंग होता है, जरा देखिए। इसमें बहुत सारे एक तरह की सीट ली जाती है, चौकोर टाइप की या रेक्टेंगुलर टाइप की सीट ले ली जाती है, आयरन की सीट ली जाती है, आयरन सीट होती है, आयरन सीट, आयरन सीट होती है, उसको लेमिनेट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट क्यों किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो एडी करंट जो डेवलप हो वो लॉस ना, एडी करंट ना डेवलप हो, इसमें करंट डेवलप ना हो, सर्कुलर करंट डेवलप ना हो, और ये लेमिनेट होती है पूरी, इस तरह की सीट होती है, और ऐसी बहुत सारी सीट लेके एक के ऊपर एक रख के बंच सा बना लिया जाता है, मोटा बंच सा बना लिया जाता है इस तरीके से।
काफी थिक बंच सा बन जाता है। इस तरीके ये इस तरह का सीट्स होती है काफी, और इसका सेंटर में से पार्ट कुछ कट कर दिया जाए, सेंटर में इसका पार्ट कुछ यहाँ से कट कर लिया जाता है, इसका सेंटर का पार्ट इसका कट कर लिया जाता है, यानी सभी के बीच का पोर्शन इतना कट कर लिया गया, इतना पोर्शन हटा लिया गया, और ऐसा एक बंच, बहुत सारी बंच सीट से चिपका के लेमिनेट करके एक ऊपर एक रख दी जाती है, और उसको टाइटली क्या होता है वो चिपका दिया जाता है मटेरियल से कोई ऐसे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉइल को कुछ कॉइल लेते हैं, कॉपर कॉइल्स लेते हैं, और यहाँ पे कुछ कॉइल्स टर्न, यहाँ पे कुछ कॉइल्स को ब्रेक करके यहाँ पे इनपुट देंगे हम। कॉइल यहाँ पे टर्न मानते हैं, यहाँ टर्न कितने हो सकते हैं, 50, 20, 100, यहाँ पे टर्न्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 टर्न्स है। कॉइल ली हमने, कॉपर कॉइल ली, और इसको इसके ऊपर हमने करके, और यहाँ पर हमने यहाँ से करंट देंगे, यहाँ पे निकालेंगे, और ऐसे ही ये यहाँ पर करते हैं। एक दूसरी कॉइल लेते हैं कॉपर की, और उसको यहाँ पर टर्न अलग टर्न रखते हैं। यहाँ पे टर्न अगर N1 है तो यहाँ पे टर्न N2 होंगे। अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप बनाना है, स्टेप डाउन बनाना है। दो तरह के मोड में काम करता है, डिपेंडिंग ऑन N1 N2। दोनों तरफ टर्न सेम कभी नहीं होंगे, यहाँ टर्न कम होंगे तो यहाँ टर्न ज्यादा होंगे, या यहाँ ज्यादा होंगे, यहाँ कम होंगे तो यहाँ ज्यादा होंगे। तो दो मोड में काम करता है। तो ये काम होता क्या है, ये टर्न्स कर दिए हमने इस तरीके से, और यहाँ पर हमें यहाँ पे एसी इनपुट लगाया जाता है। यहाँ पर हम एसी इनपुट देते हैं, यहाँ पे एसी इनपुट यानी इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, यहाँ पे एसी इनपुट। और यहाँ पर क्या किया जाता है, एक लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है, और इसके कुछ आउटपुट लिया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, आउटपुट। तो होता क्या है, इसमें काम कैसे करता है जरा समझिए। जब आप यहाँ पे एसी वोल्टेज या करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इसके करंट पास होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे निकलना स्टार्ट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे जो निकलेगी वो इसके एरिया से, इसके, क्योंकि ये कॉपर का और इसका आयरन का होता है, तो आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर नहीं जा पाती। सॉफ्ट आयरन को लगाते क्या? क्या बेटा? तो सॉफ्ट आयरन को लगाएं क्या, सॉफ्ट आयरन को? सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन की सीट्स होती हैं, ये कोर नहीं लगाते। सॉफ्ट आयरन की सीट्स होती हैं, थिक सीट होती है, जिसको लेमिनेट कर लिया जाता है, और बीच का इतना पोर्शन कट कर लिया जाता है, और ऐसी बहुत सारी सीट इकट्ठी कर ली जाती हैं आपस में। इकट्ठी करने के बाद यहाँ पर ये इधर अलग टर्न्स रखेंगे, कॉपर कॉइल अलग के टर्न बनाएंगे, यहाँ अलग कॉपर कॉइल का टर्न अलग लेंगे। यहाँ पर इनपुट दिया जाता है, यहाँ पे आउटपुट लिया जाता है। तो होता क्या है, जब हम इसमें एसी करंट पास करते हैं तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से जो करंट आएगी, वो करंट क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड देने लग जाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेकंड कॉइल के टर्न से पास होने लग जाएगी, और वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी मटेरियल के अंदर ही रहती है, इसके बाहर नहीं जा पाती। यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और इसके एरिया से पास होने लग जाएगी, और जब सेकंड कॉइल के एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास होने लग जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर जाएगा सेकंड कॉइल का, यानी सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा φs, और यहाँ पे करंट जो हमने दी वो Ip दी। तो प्राइमरी में करंट पास करी, और इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी में फ्लक्स आ गया। और अगर ये फ्लक्स चेंज होने लग जाए, अगर मान लो सेकेंडरी फ्लक्स चेंज होने लग जाए, तो सेकंड कॉइल में क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा, और इसमें जो करंट की वजह से जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज, उसको बोलते हैं ईपी। क्या बोलते हैं, ईपी। यहाँ पे जो वोल्टेज आपने इनपुट वोल्टेज दिया उसको बीपी कह दो या ईपी कह दो, और जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज आ रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इससे जो पास हो रही है वो इसके एरिया से पास होने लग जाएंगे, जिससे फ्लक्स से लिंक कर जाएगा। जो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स लिंक करेगा वो कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें सेकंड कॉइल में क्या है, वोल्टेज आ जाएगा। तो जो वोल्टेज आएगा वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। और इस कॉइल में जो करंट होती है ये इसको बोलते हैं आईपी, प्राइमरी करंट, और इस वोल्टेज के कारण जो यहाँ पे करंट होती है उसको बोलते हैं आईएस, सेकेंडरी करंट। तो क्या करता है, ये यहाँ की पावर को वहां भेजने लगता है। अगर ये आइडियली वर्क का मतलब ये है कि अगर इसमें लॉस वगैरह ना हो, इसमें बहुत सारे लॉस देखने को मिलते हैं,
कॉपर में कॉइल में जो लॉस हो सकता है कि कॉपर जब हीट होने लगता है तो वो जलने लगता है कॉपर, उसकी वजह से कॉपर लॉस हो सकता है। एक होता है ये, अगर हम इसको लेमिनेट ना करें, ऐसे ही सीट चिपका दें आपस में विदाउट लेमिनेट करके, तो इसके अंदर आयरन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी सर्कुलर करंट डेवलप हो जाते हैं जिसको एडी करंट बोलते हैं। तो ये गर्म होने की वजह से क्या होता है, उसमें एडी करंट लॉस होने लग जाएगा, तो वो उतनी पावर, यानी यहाँ से जो इनपुट में जो पावर दी जाएगी वो आउटपुट में नहीं मिल पाएगी लॉसेस की वजह से। और इसमें और होता है हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब जब बार बार करंट की डायरेक्शन बदलती है, आपको पता है इसी हाफ साइकिल में। तो हिस्टैरिसीस कब पढ़ा था भाई? हिस्टैरिसीस हाँ कब पढ़ा था? उसमें एरिया का इक्वल पावर लॉस वही होता है वही उसकी यस एरिया। यस, मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाता है। जब जब आप बताओ, जब ये आयरन शीट बहुत जोर से गर्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज करने लग जाएगी, तो उसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टैरिसीस लॉस। तो तीन तरह के। और एक और होता है साउंड। आपको पता है कि जब ये यहाँ से हाई करंट पास करते हैं तो इसमें हमिंग भी होती है। हमिंग, हमिंग मतलब साउंड भी आपने पढ़ा देखा होगा कि जब कोई भी ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास लगा होता है, उसके आसपास से जब निकलोगे तो आवाज करता रहता है, जैसे गुस्सा हो, ऐसे घुन घुन करता रहता है, करके बोलता रहता है, यस सुना होगा ना। तो अंदर होता यस क्या है उसके अंदर कि वो ये करंट, एडी करंट, बहुत बहुत हाई अमाउंट में करंट डेवलप हो रही होती है। हालांकि लॉस लॉस ही तो है, आप कितना भी लेमिनेट कर लो, लेकिन ट्रांसफार्मर बहुत पुराना हो गया तो लेमिनेशन का इफेक्ट, हीटिंग के कारण जलने लगता है ना वो धीरे धीरे, तो उसमें वो लॉसेस आने लग जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो देयर आर 3 and 4 टाइप्स ऑफ लॉसेस। पहला क्या? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किसमें होता है? ये बाइंडिंग जो आपने लगाई, ये प्राइमरी बाइंडिंग्स होती है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, इनमें जो कॉपर में जो जलने से जो लॉस होता है उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। और होता है एक इसके जो आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस क्या? अगर ठीक से लेमिनेट नहीं करा तो एडी करंट डेवलप होती है, जिससे आयरन लॉस होता है। तीसरा क्या? हिस्टैरिसीस लॉस होता है। मैग्नेटिक करेक्टर धीरे धीरे कम होता है, तो जो जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो पूरी की पूरी यहाँ नहीं जा पाती, कुछ कुछ बाहर निकलने लग जाएंगी। अगर आयरन अच्छा नहीं होगा, सॉफ्ट आयरन नहीं होगा, धीरे धीरे वो अपना करेक्टर लूज कर देगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो पूरी की पूरी यहाँ पास नहीं हो पाएंगी, मतलब कुछ आजू बाजू निकल जाएंगी, साइड से निकलने लग जाएंगे, तो उसको हम लोग फ्लक्स लीकेज बोलते हैं, फ्लक्स लॉस बोलते हैं। तो फ्लक्स लॉस किस वजह से होता है? ये हिस्टैरिसीस लॉस को ही बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, मटेरियल खराब होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस होगा। और एक साउंड लॉस होगा जिसको हमिंग बोलते हैं, हमिंग करता है। तो ये सारे लॉस होते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियली वर्क करे, मतलब कोई भी लॉस ना हो, तो जो भी इनपुट पावर होगी वही आउटपुट पावर मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये आइडियली वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि जो इनपुट पावर दोगे तो आउटपुट में उतनी पावर नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। अंडरस्टैंड? यस सर। तो वहां पे इसकी इफिशियंसी मेजर करते हैं। अगर ये आइडियली वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इट हैव सम इफिशियंसी। ओके, तो लिख लीजिए ट्रांसफार्मर मेनली ट्रांसफॉर्म पावर, ट्रांसफार्मर मेनली ट्रांसफॉर्म पावर फ्रॉम इनपुट सोर्स टू आउटपुट। ठीक है, इनपुट से आउटपुट में पावर ट्रांसफॉर्म करता है। तो देयर आर सर्टेन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, वो मैंने आपको लिखवा दिए। आप कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, साउंड लॉस, तो वो, तो आप देखिए इफ लॉसेस आर नॉट, if we neglect losses, if we neglect losses then transformer work ideally. Note down, if we losses, if we neglect क्या? neglect losses मतलब कोई लॉस ना हो, तो जीरो लॉस, so transformer work ideally, transformer can work ideally, ट्रांसफार्मर आइडियली वर्क करेगा। जब ट्रांसफार्मर आइडियली वर्क करेगा तो जो इनपुट पावर होगी, पी इनपुट होगी, वही पी आउटपुट हो जाएगी। और इनपुट पावर क्या लिखेंगे हम? बी बीपी आईपी, आईपी बीपी, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होगी? आउटपुट करंट आईएस और अपॉन, इसको आईएस बीएस करके भी, इसको आईएस बीएस कह सकते हैं या आईओ बीओ भी कह सकते हैं। आईओ बीओ, आईओ मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। अंडरस्टैंड? आप जैसा भी लिखना चाहो, लेकिन सेकंड करके लिखो तो प्राइमरी सेकेंडरी में अच्छा रहता है। हाँ, यहाँ पे भी मैं बता दूं कि ये तो आइडियली वर्क कर रहा है, तो ये सब चीजें होंगी इसमें। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कि
जो इनपुट वोल्टेज होगा वही और इनपुट पावर होगा वो आउटपुट पावर बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मान लो लॉसेस अगर जीरो नहीं है तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है, नोट डाउन, बता दूं इसको, यस सर। ठीक है। एक मिनट, if losses are there then transformer is not ideal। तो उसमें क्या होता है, पावर जो होता है वो इनपुट आउटपुट पावर ज्यादा होगी, आउटपुट पावर कम होगी। तो इफ ट्रांसफार्मर इज रियल, सेकंड नोट कर लीजिए, इफ ट्रांसफार्मर इज रियल, इफ ट्रांसफार्मर इज रियल, रियल का मतलब होता है पावर लॉस इज देयर, यानी पावर लॉस आपका जीरो नहीं होगा, पावर लॉस कुछ होगा। तो इनपुट पावर इज नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इसमें क्या होगा, इनपुट आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर जो होता है उसको बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, इफिशियंसी कहते हैं इसको। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर को बोलते हैं इफिशियंसी, नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी। और हम इसको लिख सकते हैं बी एस आई एस अपॉन वीपी आई पी इक्वल टू इफिशियंसी है। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। और इक्वल टू भी कह सकते हैं, 0 तो नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 1 का होगी जब आइडियली वर्क करेगा, वो मैं इक्वल टू उसके लिए लगाएंगे आइडियली के लिए। और परसेंटेज के लिए निकालें तो 100 या 0 से ज्यादा 100 से कम, ठीक है। 100 का होगा जब आइडियल वर्क करेगा, आइडियल के लिए 100 होता है, आइडियल के लिए, और उससे कम। अब यहाँ पे ये बात आ गई है, जैसे मान लो अगर मान लो यहाँ पे दो मोड में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, नोट डाउन। ट्रांसफार्मर कैन बी यूज इन 2 मोड। पहला जो होता है स्टेप अप होता है, स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए, आउटपुट में अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो एनएस की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी आपको प्राइमरी से, मतलब सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो ज्यादा लेने पड़ेंगे प्राइमरी से। तो ये स्टेप अप की तरह काम करेगा। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज हमें ज्यादा मिलेगा प्राइमरी से। जब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा मिलेगा तो प्राइमरी की करंट जो सेकेंडरी की जो करंट होगी वो प्राइमरी से कम होगी। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, ये रूल है, ये तो आपने पढ़ा होगा। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट हमें कम मिलेगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा होने चाहिए प्राइमरी से, और सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए प्राइमरी से, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी से, करंट सेकेंडरी की कम होगी प्राइमरी से, ठीक है। ये स्टेप अप होता है। सेकंड जो होता है इसमें, सेकंड जो मोड होता है स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन में क्या होता है कि एनएस जो होगा वो कम होता है प्राइमरी से, तो और बीएस जो होगा वो भी कम होगा बीपी से, लेकिन आईएस ज्यादा होगा आईपी से। अब याद देखो, करंट हमें हाई मिलेगा, अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, और अगर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो टीवी चलती थी उसके साथ एक स्टेबलाइजर आता था, देखा होगा पहले, आप हो सकता है आप, देखा है सर। हाँ। तो जब लाइट कम हो जाती तो वो क्या करते हैं, ऐसे उसको घुमाते हैं अप डायरेक्शन में, तो कट 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 क्या होता है, फ्रिज के ऊपर रखा जाता था, वो फ्रिज के ऊपर रखा, फ्रिज के साथ लगाया जाता था। हाँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम उसको एक, आजकल तो ऑटोमेटिक आ गए हैं ना कि पावर कम हो तो अपने हिसाब से वो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाते हैं। पहले क्या जैसे वो करना, एसी में आता हाँ, पहले क्या करना पड़ता है, उसको घुमाते थे, ऐसे घुमाते थे तो क्या कॉइल ज्यादा ज्यादा घेरा ले जाती थी, ज्यादा टर्न्स हो जाते थे तो स्टेप अप हो जाता था। और जब उसको वोल्टेज कम करना था तो हम लोग क्या करते थे, उसको डाउन की डायरेक्शन में घुमाते थे ऐसे, तो टर्न्स क्या होते थे, अनबाइंड हो जाते थे, ऐसे में बाइंड होते थे, ऐसे में अनबाइंड हो जाते थे। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कम होते थे तो स्टेप डाउन हो जाता था, अगर बढ़ा देते थे तो स्टेप अप हो जाता था। तो बस ये चीज है। और अब आप स्टेप एनएस और एनपी और इसमें सब में रिलेशन क्या होता है वो जरा नोट कर लीजिए। इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो एनएस अपॉन एनपी होता है, एनएस अपॉन एनपी, इसको इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से जानते हैं इसको, एनएस अपॉन एनपी। और इसकी वैल्यू होती है बीएस अपॉन बीपी के बराबर।
और इसी की वैल्यू होती है IP अपॉन IS के बराबर, उल्टा करंट में उल्टा होता है। यानी इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि NS अपॉन NP की जो वैल्यू होगी वो BS अपॉन BP के बराबर होगी और उसको IP अपॉन IS के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो BS IS मल्टीप्लाई होगा, तो ये तभी तो पावर दे पाएगा। अरे बोलो ना यार, अगर आप यहाँ पे देखो ना, जो मैं आइडियली वर्क करवाया था हमने, तो क्या लिखा था, BS IS इक्वल टू Yes, BP sir. IP लिखा था। तो अगर मैं BS अपॉन BP लिखता हूँ तो IP अपॉन IS नहीं आएगा? अरे बोलो। Yes, sir. तो ये याद रखना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। अगर के की ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को के से डिनोट करते हैं, के स्मॉल के से, अगर ये के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो स्टेप अप होगा। क्या होगा? स्टेप अप। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो स्टेप अप बोलते हैं, और अगर हम लोग के की वैल्यू को लेस देन 1 लेते हैं तो स्टेप डाउन होता है। क्या होता है ये? Step down. स्टेप डाउन। और के बराबर 1 नहीं लेंगे, के बराबर 1 ले लेंगे तो ना स्टेप और ना स्टेप डाउन, अरे वो होता ही नहीं। ओके, ठीक है भाई। Yes, sir. तो ये ट्रांसफॉर्मर था, और इसके क्वेश्चन जरा एक बार नोट कर लीजिए ताकि ये टॉपिक आज खत्म हो जाए। फिर कल हम मतलब, हाँ, एक एक टॉपिक और होता है, चोक कॉइल। चोक कॉइल को और लिख लेते हैं, मैं क्वेश्चन चाहे कल करा दूंगा आपको, देखिए कल भी क्लास लगेगी, मैं इस बीच पूरी क्लास लूंगा, है ना। और वहां जाके मैं क्या करूंगा, अगर मैं वहाँ 17 तारीख को रात में निकलूंगा तो 17 को भी क्लास लूंगा, और वहां जाके या तो मैं रूम चेंज कर दूंगा, ओके, या अभी मेरी यहाँ बात सही चल रही है देहरादून में ही, और वो अभी एक्चुअली देखा जाए तो यस होते होते हो गया कि एक दूसरा कैंडिडेट हो गया, उसने पहले उसको कर दिया, तो हमारी उसके बीच में रुकी हुई है। तो हो सकता है कि मुझे ही पोस्ट मिल जाए, तो देखते हैं। और नहीं तो वहाँ पे हम जाके अपना रूम चेंज करेंगे जहाँ पर सिग्नल अच्छा है, या हम क्लास लिया करेंगे सेंटर से। सेंटर में उस दिन क्लास ली थी मैंने सेंटर से, तो उस दिन तो अच्छे आ रहे थे ना सिग्नल, चिराग। तो उसने बिल्कुल लैग नहीं किया था। हाँ, तो एक काम करेंगे, तो सेंटर से ही क्लास ले लिया करूंगा मैं, लेकिन सेंटर में मैं उस टाइम पे क्लास लूंगा जिस समय मेरी वहाँ क्लास नहीं होगी, ठीक है। ओके, Yes, sir. तो चलिए, तो जल्दी से चोक कॉइल और नोट कर लीजिए। चोक कॉइल, चोक कॉइल क्या होती है वो देख लीजिए, बता दो इसको। Yes, sir. हटा दीजिए। देखिए चोक कॉइल जो होती है वो पावर सेविंग डिवाइस है। जैसे आपने देखा होगा पहले के जो हमारे वो आते थे, क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह आती थी, तो ट्यूबलाइट में एक बीच में एक घूमने वाला एक छोटा सा एक सिलेंडर टाइप का लगा होता था, देखा होगा साइड में वो सिलेंडर। बल्ब के अंदर। हाँ, बाहर सिलेंडर, जो ये नहीं होता था, ये बल्ब के अंदर सफेद वाले 100 वाट के बल्ब में आता था। बल्ब के अंदर नहीं, जैसे ये ट्यूबलाइट नहीं होती, ट्यूबलाइट जो लकड़ी के बोर्ड में वो लगी होती, लकड़ी के बोर्ड में Yes, वो sir. लगी होती, तो उसके साइड में एक छोटा सा गोल गोल सिलेंडर के शेप Yes, का sir. लगा रहता था। Yes, sir. एक तो, देखा है। हाँ, उसको चोक कॉइल कहते हैं। एक तो ऐसे लगा होता है, एक तो लोहे का होता है, एक साइड में ऐसे गोल गोल लगा होता है, ट्यूब में ही ऐसा होता है, यहाँ जैसे साइड लोहे का लग रहा था। सिलेंड्रिकल। ये चोक कॉइल Yes. होता है, इसी को चोक कॉइल बोलते हैं। क्या होते हैं, काम क्या करता है ये चोक कॉइल? एक ऐसी डिवाइस है जो पावर को जहां जिस भी सर्किट में चोक कॉइल लगेगा उसमें हीट लॉस कम कर देता है वो। तभी तो बोलते हैं ट्यूबलाइट में कम पावर लगती है बल्ब की अपेक्षा। अरे बोलो ना यार। तो फट भी जाती हैं। हैं? तो फट जाती है ये रॉड, कांच की वाली पहले जो आती थी। हाँ, पहले आती थी तो पड़ जाती थी। तो अभी चोक कॉइल का Yes. काम क्या होता है? चोक कॉइल में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इंडक्टेंस बहुत हाई होता है। यानी एक चोक कॉइल का आर 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 एल सर्किट है। चोक कॉइल आर एल सर्किट। चोक कॉइल में क्या होता है? इंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन चोक कॉइल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है आर और इंडक्टेंस होता है एल। एल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एल आर से। एल इज वेरी ग्रेटर देन आर, यानी एल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है आर से। यानी ये क्या करता है कि हीट लॉस कम करता है, एनर्जी लॉस ज्यादा करता है। तो एक चोक कॉइल क्या आरएल सर्किट है। देखिए चोक कॉइल इज आरएल सर्किट, नोट डाउन, लिख रहे हो आप लोग? चोक कॉइल इज आरएल सर्किट विद हैविंग हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, लिख दिया? Yes, sir. Choke coil is a RL circuit having high inductance and low resistance. It saves the power in AC circuit.
एसी सर्किट में पावर को सेव करता है, इट सेव द पावर इन एसी सर्किट, और ये इसी को चोक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये है मेन कॉन्सेप्ट चोक कॉइल का, कि इसको बोलते हैं हम लोग, ओके। तो बस इतना याद करें कि हाई इंडक्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, और पावर सेव करने के काम आता है बस, ओके। चलिए, यस सर, तो ये एसी हमारा खत्म हो गया, इसके क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा, ओके। यस सर, हाँ, और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट कर देंगे कल ही, ओके। कल 2 बजे ही क्लास यस सर, होगी, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, यस, थैंक यू सर। ओके आशी, चारुश्वत।